वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। शीर्षक का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। शीर्षक का क्या नाम है? प्राथमिक क्रिया। और इसके जितने भी आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पाठ को समझाने का पूर्णतः प्रयास किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमारी चैनल ऑलवेज न्यू 152 पर उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, यकीन कीजिए, इस तरह से आप वीडियो समझिएगा कि फिर आगे किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और कभी भूलिएगा भी नहीं। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सुनिएगा। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? आपसे पूछ रहा है कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये जंगल है और कुछ आदिवासी समाज के लोग इस जंगल की क्या करते हैं? कटाई कर देते हैं और इसी जंगल में फिर से आग लगा देते हैं। जो कट गया ना, फिर उन पर आग लगा देते हैं और जो राख हो गया उसी को खुरच करके इस पर बीज छींट देते हैं और खेती कर लेते हैं। इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं, झूम खेती भी कहते हैं इसको। अपने बिहार में क्या कहते हैं लोग? झूम खेती। लेकिन क्या होता है कि ये खेती यहाँ हो रही है, ये 2-4 साल में इसकी उपज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लोग यहाँ को छोड़कर किसी दूसरे स्थान चले जाते हैं, तो स्थान को बदल लेते हैं ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्थानांतरित कृषि। क्लियर? समझ गए होंगे आप। स्थानांतरित कृषि क्या है? तो लिखिएगा कि पहले के समय में जो आदिवासी समाज होती थी, वो जंगलों की कटाई करके वहाँ खेती बाड़ी करते थे और उन्हीं राख पर खेती करते थे। और जब वहाँ की उत्पादन क्षमता कम हो जाती थी तो वो दूसरे स्थान चले जाते थे और जब वह स्थान को बदलते थे ना, इसीलिए उसका नाम रखा गया स्थानांतरित कृषि। इसी को हम लोग झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसका नाम कर्तन दहन भी है, क्योंकि आग लगा करके खेती करते थे, क्योंकि वहाँ पर जंगल में आग लगा देते थे, इसलिए उसका नाम है कर्तन दहन। जगह बदल दिए, इसीलिए उसका नाम रखा गया स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो वही चीज सेम है, सब कुछ एक ही है, बस स्थान बदलने के कारण इसका नाम रखा गया है स्थानांतरित कृषि। आशा करते हैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, पूर्णतः याद रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, कृषि तो हम लोग कर ही रहे थे। क्या? जैसे हम लोग खेत की जुताई करते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम लोग अनाज के दाने बो देते हैं और उससे एक नया पौधा तैयार होता है, वही वृद्धि विकास करके उससे फसल उत्पादन होता है। फिर ये रोपण कृषि का क्या जरूरत आ चुकी थी? तो रोपण कृषि के कुछ फायदे मिले मुझे। क्या क्या फायदा मिला? नंबर 1, इससे क्या होता है कि जो स्वस्थ पौधे हैं उसको चयन करने का मौका मिल जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि इनमें 2 पौधों के बीच की दूरियां बराबर होती है और बराबर होने के कारण निराई करने में सुविधा होती है, उर्वरक डालने में सुविधा होती है, साथ साथ उसको समान रूप से पानी हवा मिलता है, तो पौधे की वृद्धि विकास अधिक होती है। जैसे देखिए, ये हमारा मान लीजिए खेत है और यहाँ पर हम लोग छींट करके बीज बोएंगे तो ऐसे ऐसे करके बीज बोआ जाता है। अब पता ही नहीं चलता है कि पौधा किस तरह से है। लेकिन जब हम इसी को रोपण कृषि करते हैं तो इनमें जो स्वस्थ पौधा होता है उसी पौधे को हम यहाँ डालते हैं, 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 यहाँ डालते हैं। अब क्या आपको नजर आ रहा है कि इन पौधों के बीच की दूरियां बराबर है, तो सबको अच्छी तरह से निराई करने में हमें सुविधा मिलती है, उसको उत्पादन करने में सुविधा मिलती है। नहीं, साथ ही साथ ये क्या होता है, अधिक से अधिक हमें क्या मिलती है? अधिक से अधिक उपज मिलती है। साथ ही साथ इनमें ऐसे फसलों की खेती की जाती है जो ज़्यादा महंगे हो, जैसे चाय की खेती, रबर की खेती, केला की खेती। यानी कहने का अर्थ हुआ कि रोपण कृषि से हमें कुछ फायदा मिला। क्या? क्योंकि उसमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो जाती है और इससे खास करके जो नगदी फसल होता है ना, उनकी खेती ज़्यादा की जाती है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया हो। अगर नहीं समझे तो एक राउंड और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कहता है? रोपण कृषि के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाना। इसके लिए
पहले हम लोग किसी खेतों में बीज बुआई कर लेते हैं और उससे जो पौधे होते हैं उनमें जो स्वस्थ पौधा होता है, अच्छा पौधा, उसको उखाड़ कर हम किसी दूसरे तैयार खेतों में डालते हैं और बराबर दूरी पर डालते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। उनमें निराई करना, उर्वरक डालना, ये सब बहुत आसान होता है, इसीलिए हमने रोपण कृषि विकसित किया। एनी प्रॉब्लम? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सुनिएगा 3 क्या कहता है, कृषि उत्पादन में किस कारण वृद्धि हुई। देखिए, खेती तो आज से नहीं, आज से काफी समय पहले भी हम लोग कर रहे थे, हमारे दादा परदादा के जमाने से पहले से भी खेती हो रही थी, तो फिर उत्पादन में वृद्धि हुई क्यों, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, बताइए। देखिए, इसके पीछे कारण था, नंबर 1 कारण था कृषि उत्पादन बढ़ने के पीछे नंबर 1 उन्नत बीज। उन्नत बीज आपने क्लास 10th के विज्ञान में पढ़ा, 9th के विज्ञान में पढ़ा होगा कि हमने वहां पर क्या किया था कि अपनी एक देसी किस्म लिया और एक जो उन्नत किस्म था, जो विदेशी किस्म, उसको हमने लिया और दोनों का पादप संकरण करवाया। संकरण कराने के बाद हमें एक नई बीज तैयार मिली जिसका नाम था संकर नस्ल, उसको कहते हैं हम लोग पादप प्रजनन। और इसके बाद हमें संकर नस्ल जो मिला उसकी उत्पादन क्षमता क्या थी, ज्यादा हुई। तो वृद्धि होने के कारण कृषि उत्पाद में किस कारण वृद्धि हुई, पहला नंबर 1 कि हमने उन्नत नस्ल के बीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर दूसरा था हमारी जो कृषि उपकरण थी इसका भी हमने क्या किया, बढ़ावा दिया। जो भी कृषि उपकरण था जो पहले के समय में था वो उतनी उपयोगी नहीं था, अब हमने नई नई कृषि उपकरण, उर्वरक, इन सारे चीजों का, यानी पहला नंबर 1 हमने पूंजी निवेश किया और दूसरा मशीनरी का प्रयोग किया, जिसके कारण हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ गई। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, उत्पादन बढ़ने के पीछे का क्या रीजन था, नंबर 1 था हमारा कि हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाया, यानी उन्नत नस्ल का बीज लिया, उर्वरक लिया, सिंचाई के साधन, इन सारे कारणों को हमने खरीदा, जिसके कारण हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। और हर काम में हमने हाथों की जगह मशीन का प्रयोग करना किया, जिसके कारण भी उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई। ठीक है, आशा करते हैं आप 3 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से कारक फसल विशेष के लिए सामान्य सीमाएं निर्धारित करती है। यानी कहने का अर्थ है कि फसल विशेष का मतलब है कि कोई अगर फसल आप लगा रहे हैं और उससे आप चाहते हैं कि अच्छी उत्पादन हो, तो किन किन बातों को ध्यान देना होता है, ये पूछ रहा है। देखिए, आपसे पूछा क्या कि अगर फसल लगा रहे हैं तो उत्पादन को बढ़ाना है तो किन किन साधनों को ध्यान देना होगा, किन किन बातों को ध्यान देना होता है। तो नंबर 1 याद रखिएगा, वहां की उपयुक्त जलवायु। आप जिस फसल को लगा रहे हैं उस फसल के लिए कि आपकी जगह, जो जिस जगह लगा रहे हैं, क्या वह जलवायु सही है, तभी उत्पादन होगी। जलवायु सही नहीं है, नहीं उत्पादन होगी। जैसे मान लीजिए आप चाय की खेती आप अपने समस्तीपुर जिला में लगा लीजिए, क्या होगा, उत्पादन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जलवायु चाय के उत्पादन के लिए सही नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, जलवायु। दूसरा है तापमान। अब जिस तापमान में फसल उगती है उतनी तापमान होनी चाहिए। अब कहिएगा नहीं समझे सर, चलिए एक नजर देखिए। अब हमारे यहाँ कपास के उत्पादन के लिए जो चाहिए जलवायु, वो जलवायु हमारे यहाँ बिहार में नहीं है, तो कपास का उत्पादन हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। क्लियर? तापमान उसको चाहिए मान लीजिए 20 डिग्री और हमारे बिहार में तापमान हो जाती है 40 डिग्री, कैसे उत्पादन होगा? वर्षा चाहिए उसे 250-300, हमारे बिहार में वर्षा है लेकिन उस टाइप से वर्षा नहीं है, तो फिर उत्पादन नहीं होगी। यानी कहने का अर्थ है कुल मिलाकर के आपने क्या समझा कि फसल को प्रभावित करने वाले कारक में है जलवायु, तापमान, मिट्टी, वर्षा इत्यादि। ये सारे चीज रहेंगे तभी हमारी फसल अच्छी उत्पादन होगी। क्लियर? आशा करते समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत लोग कृषि व्यवसाय से लगे हुए? देखिए, विकासशील देश का मतलब होता है कि जैसे भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, भारत एक विकासशील देश है। कुछ देश विकसित देश होते हैं जिनकी रहन सहन काफी अच्छा होता है, जैसे अमेरिका विकसित देश है, इंग्लैंड विकसित देश है, जापान विकसित देश है। उन सारे देशों में 90% लोग शहरों में निवास करते हैं, उद्योग, कृषि व्यवसाय उद्योग और व्यापार से लगे हुए हैं। मात्र 10% लोग ही कृषि में लगे हुए हैं वहां के लोग। लेकिन जो विकासशील देश है
वहां का 65% आबादी किस में लगी हुई है? कृषि कार्य में। मात्र उनके 35% सेवाएं, रोजगार और उद्योग से जुड़ी हुई है। अब समझ लीजिए, वहां के कितने 90% लोग हैं, हमारे यहाँ का कितना लोग मात्र कितने शहर में है? 20% 25% जो है क्या में? उद्योग व्यापार में, बाकी कुछ सेवाएं में लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पूछ क्या रहा आपसे कि जो विकासशील देश है ना, उसमें कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से लगे हुए हैं? तो याद रखिएगा 65%। ठीक है, विकासशील देश यानी भारत की कितनी आबादी? तो 65%। ठीक है, आगे हैं, सर्वप्रथम मनुष्य ने कब खेती करना आरंभ किया था? देखिए, ऐसा इसका कोई लिखित विवरण है नहीं, क्योंकि उस समय ज्ञान का विकास उतना नहीं हुआ था। अचानक खेती करना लोगों को समझ में आया, लेकिन एक अनुमानित लगाया जा रहा है कि लोगों ने लगभग आज से 12,000 वर्ष पहले 12,000 वर्ष पहले खेती करना आरंभ किया था। कैसे किया था? ये लोग आप लोग पढ़े होंगे नीचे के क्लासों में, क्लास 7 और 8 के इतिहासों में ये सब वर्णन है कि भाई हुआ था क्या कि जैसे आदमी तो लोभी प्रवृत्ति का है, मनुष्य जो है ना वो किस प्रवृत्ति का है? लोभी प्रवृत्ति का है। वो चाहता है कि सब हमरे हो जाए। क्या होता है कि नहीं? आप भी सोचते होंगे, हम लोग भी बचपन में करते थे। हम 4 भाई बहन थे और पिताजी लाते थे 1 केजी सेब ना, तो 2 उसमें से हम पहले चुरा के रख देते थे, छिपा देते थे कहीं। हमको याद आ रहा है, रख देते थे किसी चीज़ अनाज में दबा के। जब हिस्सा का बंटवारा होता था तो 2-2 सेब हम लोगों को भाई को मिलता था, और बाद में अपना वाला 2 निकाल के खाते थे, 4 गो ना खाए। ये तो लोभी प्रवृत्ति का पहले भी था। ऐसे ही होता था कि पहले के लोग क्या करते थे, हंसने की बात नहीं, बात सही बता रहे हैं आप। अब पहले भी क्या होता था कि बहुत सारा मिला होगा फल उल, और उस फल को लोग क्या सोचा होगा कि इसको बाद में खाया जाएगा, अब मिट्टी में दबा दिया। अब मिट्टी में दबाया छुपा करके, बाद में भूल गया होगा या बहुत सारे कुछ दिनों के बाद सोचा होगा कि अभी तो मिल ही रहा है, बाद में इसको खाया जाएगा। तब तक उसमें से क्या आना शुरू हो गया? पौधे आना शुरू हो गया। तो उसको मिट्टी को हटाया तो देखा कि सारे फल से क्या गया है? पौधे आ गया। उसको समझ में आया, अरे फल को मिट्टी में डालने से क्या मिलता है? पौधे मिलते हैं, और यही आगे बढ़ करके क्या देती है? हमको अनाज देती है। इस तरह से लोगों ने खेती करना शुरू किया। ये सन शताब्दी कब है? याद रखिएगा, आज से 12,000 वर्ष पहले की कहानी है। तो आपसे पूछा जाए कि मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया? 12,000 वर्ष पहले। आशा करते हैं सबको समझ में आता होगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण पश्चिम एशिया तथा पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश किस कारण से महत्वपूर्ण है? आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो हमारी दक्षिण पश्चिम एशिया है और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश है वो किन कारणों से प्रसिद्ध है? क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं का मतलब होता है कृषि और पशुपालन। ठीक है, ऐसे इसी में मत्स्य आता है, मुर्गी पालन भी आता है, इसी में आता है। तो हम लोगों को यही सब पढ़ना है, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, ठीक है, और कृषि। तो इन्हीं बातों को लिखना है। आखिर ये क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ये क्षेत्र जो है अपने उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन चीज? तो गेहूं, जौ, मटर, अंजीर, जैतून, इसके अलावे जानवर में है गाय, भेड़, बैल और बकरियां। इन सारे जीवों के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम एशिया और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश अपने उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन उत्पाद? तो गेहूं, जौ, मटर, अंजीर, जैतून, बादाम, खजूर, गाय, भेड़, बैल, बकरियां इत्यादि के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, और दूसरे चीज के लिए होगा, क्योंकि हमारा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, इसलिए प्राथमिक बातों को हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे। वाणिज्य, डेयरी, कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए आपसे पूछ रहा है क्या, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। आपसे कह रहा है कि वाणिज्य, डेयरी, कृषि। अब डेयरी कृषि समझ रहे हैं, मतलब पशु को पालते हैं तो उससे हम लोग क्या लेते हैं? दूध या दूध उत्पाद लेते हैं, नहीं लेते हैं? अरे दूध उत्पाद में आ जाता है जैसे दही है, पनीर है, मक्खन, मलाई है, ये सब तो आता है। डेयरी उत्पाद का यही चीज है क्या? तो इन डेयरी उत्पाद में कौन कौन से लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया। ये देश याद करने की चीजें, समझने का नहीं है, ये याद करने का चीज है कि डेयरी क्षेत्र के लिए कौन कौन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो डेयरी के लिए याद रखिएगा
उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश, कनाडा देश, न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया तथा तास्मानिया, ये देश सब जो हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वाणिज्य डेयरी। वाणिज्य डेयरी का मतलब है दूध के उत्पादन के लिए वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज्यादा दूध की उत्पादन की जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिकरण केंद्रों के पास ही क्यों किया जाता है? अब गौर करके देखिएगा, गांव में भी ऐसा नहीं कि पशुपालन नहीं होता, गांव में भी पशुपालन होता है, लेकिन हम लोग पशु पालते हैं 1, 2, 4 है। लेकिन आप जब शहर जाइएगा ना तो देखिएगा शहर के आसपास के इलाकों में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक साथ 50-50, 100-100 मवेशियां पाले हुए हैं। ठीक है, आखिर क्यों ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? नजदीक में क्यों लगाते हैं? किसी नगर, क्या कोई औद्योगिक क्षेत्र है उसके आसपास, ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए होता क्या समझिएगा कि जो नगरीय लोग हैं वो लोग ना ताजा दूध खोजते हैं। क्या खोजते हैं? ताजा डेयरी, चाहे पनीर हो, दूध हो, दही हो, ये लोग क्या खोजते हैं? ताजा खोजते हैं। और इसकी कीमत वो ज्यादा देते हैं। इसकी कीमत वो क्या देते हैं? ज्यादा देते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो क्या करेंगे? नगर के पास में या औद्योगिक केंद्र के पास में क्या करेंगे? अपना डेयरी फार्म लगा लेते हैं और वहां से वो ताजा दूध निकाल करके दे देते हैं। कभी आप शहर जाइएगा, देखिएगा सुबह लोग उठते हैं, बहुत सारे जो उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, जो शहर में व्यापारी हैं या कोई ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, वो कमंडल ले लेंगे, हाफ पैंट पहने हुए पहुंच जाएंगे कहाँ? डेयरी वाले के यहाँ डायरेक्ट, और वहां जा करके अपना सामने में दूध निकलवाते हैं पशु से और निकलवा करके तब लेकर के आते हैं। इसकी कीमत वो अन्य मार्केट के रेट से वो ज्यादा देते हैं। इससे क्या होगा कि किसानों को, मतलब जो डेयरी फार्म वाले हैं उसको ज्यादा लाभ होता है। तो कहने का अर्थ है कि पूछ रहा आपसे कि डेयरी कृषि का कार्य माने जो दूध उत्पादन का काम है वो नगर या उद्योग के केंद्र के पास में क्यों लगाया जाता है? इसलिए ताकि वहां के लोगों को यह आसानी से उपलब्ध हो सके और जो डेयरी मालिक है उसको ज्यादा मुनाफा हो सके। इसलिए वो क्या करते हैं? नगर के केंद्र में लगाते हैं और उसको ऊंचे दरों पर ताजे दूध, ताजे डेयरी फार्म वो क्या करते हैं? देते हैं उनको। ठीक है ना, डेयरी उत्पाद जो है वो ज्यादा देते हैं उनको और ज्यादा मुनाफा लेते हैं उससे। ठीक है, और लोग जो ताजा के नाम पर देते भी हैं। चलते हैं आगे। मिश्रित कृषि क्या है? तो मिश्रित का क्या क्या समझ रहे हैं? मिश्रित का मतलब होता है मिलाना। एक ही फॉर्म में, एक ही खेतों में जब हम लोग एक साथ कई फसलों को लगा देते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग मिश्रित कृषि। ठीक है, देखिए जैसे एगो फसल काटते हैं, फिर एगो फसल लगाइए, फिर उसको काट करके दूसरा फसल लगाइए, तो इसको कहते हैं हम लोग अंतर फसल। क्या बोलते हैं हम लोग? अंतर फसल। लेकिन मान लीजिए ये हमारा खेत है, समझिएगा थोड़ा सा। अब इसमें हमने क्या किया? जून जुलाई में जैसे बारिश हुई हमने मक्का छिड़ दिया। चलिए बहुत अच्छी बात। एक हुआ इसमें कौन चीज? मक्का। अब क्या करते हैं? इसमें हम लोग हल्दी बो देते हैं। क्या बो दिया हमने? हल्दी। कितने फसल हो गए? 2। अभी इसमें अरहर लगा देते हैं पंक्ति पंक्ति। क्लियर? ये क्या हो गया? अरहर। कितने फसल हो गए? इसके किनारे किनारे हम लोग जनेरा लगा देते हैं। जनेरा देखे होंगे ना, गांव और में होता है ना, जो पशु के चारा के रूप में उपयोग होती है। तो कितने फसल हो गए? 4। और सारे फसल लगाए जाते हैं। तो हम लोग जो बचपन थे ना, तो हमारे पिताजी खेती करते थे तो देखते थे, और अपने यहाँ होता था पटसन की खेती, पटुआ जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो वो भी यहाँ होता था, इसको छीड़ दिया जाता था और बारी बारी से एक एक करके उसमें से फसल, जैसे जनेरा जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको किनारे किनारे रहता था, काट करके हम लोग अलग कर लेते थे, पशु को खिला लेते थे। फिर जो पटसन होता था, पटुआ, उसकी पत्तियां पशु को खिलाने के लिए। फिर थोड़ा बड़ा होता था, काट करके उसको जलावन के रूप में, और उसमें से जो रेशा होता था बिक जाता था। फिर मकई काट लिया जाता था, बच गया खेतों में कौन चीज? हल्दी और अरहर। तो ऐसी कृषि करेंगे ना तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि, या उसको हम लोग बहुफसली भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? बहुफसली कहिए या मिश्रित कृषि। समझ गए होंगे। देखिएगा एक ही फॉर्म में जब एक साथ कई फसलों को लगाया जाता है तो ऐसे कृषि को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित कृषि कहते हैं। एनी डाउट? चलते हैं आगे, चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे सुनिए क्या कहता है। आपसे पूछ रहा है कि रोपण कृषि में बोई जाने वाली फसलें कौन कौन से हैं। आप रोपण कृषि की पिछले अभी देखे हमने, तो उनमें कौन कौन सी फसल बोते हैं? तो देखिए बहुत सारे फसल बोते हैं। अपने यहाँ तो तंबाकू की भी खेती होती है उसी तरह से,
फिर बैगन की खेती उसी तरह से होती है, मिर्च की खेती उसी तरह से होती है, प्याज की खेती उसी तरह से होती है, गोभी की खेती उसी तरह से होती है। लेकिन हमको वो सब नहीं लिखना है। लिखना क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा, चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केला, ये सब लिखना है। ठीक है, अभी मिर्चाई मत रख दीजिएगा, हल्दी यार मत रख दीजिएगा। क्या लिखना है हमको, जो महत्वपूर्ण है ना, जो नकदी फसल है और जिसका किताब में नाम है वो लिखना है। तो लिखेंगे रोपण फसलों में, रोपण कृषि में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में है चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना इत्यादि। चलते हैं आगे हैं, तापमान की आवश्यकता के आधार पर फसलों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए तापमान की आवश्यकता पर, अब देखिए जितने भी फसल हैं तो सभी फसलों में अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इस अलग अलग तापमान में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर तापमान की बात करें तो कितने प्रकार के फसल होते हैं, तो याद रखिएगा, नंबर 1 है उष्णकटिबंध यानी उच्च तापमान में उगने वाले फसल, और दूसरा है उष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेश में कम तापमान में उगने वाले फसल। अब कहिएगा सर हम नहीं समझे, अपनी भाषा में समझ लेते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो किताब की भाषा है। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, जून जुलाई में देखना तापमान बहुत ज्यादा होता है, बारिश शुरू होती, हम लोग खेती करते हैं, उस समय का टेम्परेचर हमारे यहाँ का होता है कम से कम 40 डिग्री से। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल ये वर्षा में बोई जाती है, लेकिन तापमान इसको कितना मिलता है, 40 डिग्री से। दूसरा फसल हम लोग बोते हैं, दूसरा फसल बोते हैं जो कितना रहता है, 20 से 15 डिग्री, उसको कहते हैं हम लोग रबी फसल, जो जाड़ा में होती है, गेहूं की खेती इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ गए ना कि एक होता है गर्मी वाला, एक होता है ठंडा वाला। तो आप ये भी लिख सकते हैं खरीफ फसल या रबी फसल, या किताब की भाषा में चलेगा तो उष्णकटिबंध क्षेत्र यानी जहां ज्यादा गर्मी है वैसा वाली फसल, दूसरा है कम तापमान वाली फसल। आशा करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। आपसे क्वेश्चन क्या कहा था, फिर से सुन लीजिएगा। पूछता है कि तापमान के आधार पर फसल को कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो लिखेगा तापमान के आधार पर फसलों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का फसल, और दूसरा है उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र का फसल। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, 1 किग्रा चावल उत्पादन के लिए कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। चलिए तो देखिएगा, 1 किग्रा चावल के उत्पादन के लिए कम से कम कितना पानी चाहिए, उसको 10,000 किग्रा पानी की आवश्यकता होती है। देखिए चावल क्योंकि क्या है, पानी वाली फसल है, उसको अगर मान लीजिए जो चावल है ना, मान लीजिए तो उसके पौधा, जो धान जिसको कहते हैं हम लोग, उसके पौधा को पूरा पानी में डुबाए रखिए सालों भर, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो फसल रहेगी तब तक डुबाए रखिए, केवल उसका गर्दन ऊपर रहने दीजिए, बाकी सब पूरा डुबा रहेगा, कोई दिक्कत। उत्पादन तो और ज्यादा होगा। हम लोग जाते हैं पानी पटा के आ जाते हैं थोड़ा सा, तो उससे उत्पादन उसकी कम होती है, जितना होना चाहिए ना उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, और उत्पादन कब होगा, जैसे ये पौधा है और इसके जो ऊपर का जो सिरा है उसको छोड़ के बाकी सबको क्या डाल दीजिए, पानी में वो हमेशा रहेगा, तो उत्पादन ज्यादा होगी। तब यानी कहने का अर्थ है कि 1 केजी धान के मतलब उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए कितना पानी चाहिए हमको, 10,000 किग्रा पानी की जरूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं। संसार की खाद्य आपूर्ति में कौन कौन सी फसलों का प्रभुत्व है। अब देखिए सब पूरी दुनिया की बात करेंगे ना, तब पूरी दुनिया में लोग एक ही तरह के भोजन कर रहे हैं। कभी कभी हम भी बचपन में सुनते थे। ठीक है, अब कोई ऐसा चीज अजूबा हम लोग सोचते थे कि हीरो यार तो सोता होगा कि नहीं सोता होगा, प्रधानमंत्री यार सोते होंगे कि नहीं सोते होंगे, लेकिन जब बड़े हुए ना तो हमको लगा कि नहीं, सारी दुनिया एक के जैसा है। नहीं, फर्क यही है कि हम गांव में हैं, वो शहर में है। जैसे हमारे शरीर की बनावट है वैसे उसकी शरीर की बनावट है, खाता वही है। फिर जब किताब को पढ़ना हमने शुरू किया तो हमने पता चला कि सारी दुनिया के लोग तो वही उत्पादन कर रहे हैं, तो जो उत्पादन करेंगे वही ना खाएंगे भाई। तो क्या क्या खदानों में क्या क्या खाते हैं, तो गेहूं, चावल, मक्का। ठीक है, क्या खाते हैं, जैसे अमीर आदमी भी वही खाता है, गरीब आदमी भी वही खाता है, बस फर्क ये है कि गरीब आदमी का सूखी रोटी होता है, अमीर वाला में तनी ऊपर से मक्खन लग जाता है। ठीक है ना भाई, जैसे गरीब आदमी सब्जी वही खाता है, आलू का ही सब्जी खाएगा, अमीर आदमी उसमें पनीर डाल देता है तो हो जाता है आलू पनीर, नहीं हो जाता है। सेम कहानी यहाँ पर है कि वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग व्यंजन बना लेते हैं, गेहूं का अलग व्यंजन, चावल का अलग व्यंजन, मक्का का अलग व्यंजन हम लोग खाते हैं। जैसे देखिए
चावल अपने यहाँ चावल भात पका के खाते हैं, खिचड़ी पका के खाते हैं। और दक्षिण भारत में चले जाइए तो इसका नाम हो जाता है वहाँ पर इडली डोसा। वहाँ पर इसका क्या खाते हैं, इडली डोसा खाते हैं, सांभर खाते हैं, चावल के ही खाते हैं वो, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चीज आता है। चलिए छोड़िए वो सब हमको नहीं देखना था, हमको देखना क्या था मेरे भाई, संसार में खाद्य आपूर्ति। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, संसार में खाद्य आपूर्ति माने खाने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करते हैं, तो मोटे अनाजों में खास करके गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि की खेती करते हैं, इसका ही उपयोग खाने में करते हैं। ठीक है, आगे है भोजन संग्रह। भोजन संग्रह विश्व के किन भागों में किया जाता है। देखिए भोजन संग्रहण का मतलब भोजन का उत्पादन करके उसको इकट्ठा करना, किन भागों में, तो याद रखिएगा भोजन संग्रह उत्तरी कनाडा, यूरेशिया, दक्षिण चिली, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में किया जाता है। देखो पूरे विश्व में ही होता है, आप 4-5 को काल लिख ना दीजिएगा, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया महादेश। आपको नहीं याद रहेगा तो पूरे विश्व में से 4-5 को कोई जगह का नाम लिख दीजिएगा, सब जगह भोजन का उत्पादन किया जाता है और उसका संग्रह किया जाता है। क्लियर, आगे है लास्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान रखिएगा, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। निर्वाह का मतलब होता है, निर्वाह का मतलब होता है जो खास करके जीवन जीने के लिए करते हैं। देखिए फसल उत्पादन करते हैं तो फसल उत्पादन करते हैं तो कुछ हम लोग बेचने के लिए करते हैं। जैसे देखो तंबाकू कौन आदमी खाने के लिए करता है, उत्पादन किया, अगर खाने वाले भी लोग हैं ना, आप नहीं खाते हैं, आपके रिश्तेदारों में कोई खाता है तो लोग 2-4 पत्ता उसमें से रख लेता है, 2-4 पौधे रख लेते हैं, उसी से उसकी साल बीत जाती है, नहीं बीत जाती है। लेकिन गेहूं मूल रूप से हम लोग खाने के लिए करते हैं, चावल हम लोग मूल रूप से खाने के लिए करते हैं, नहीं करते हैं। इसी तरह से आलू ये सब खाने के लिए करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग निर्वाह कृषि। जब हम मूल रूप से खाने के लिए अपने उपयोग के लिए जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, निर्वाह कृषि। तो आपसे पूछ रहा है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो वैसी कृषि जो मूल रूप से हम लोग अपने उपयोग के लिए करते हैं, अपने खाने के लिए करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग निर्वाह कृषि। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 बीघा जमीन है, लेकिन आप ये ध्यान रखते हैं कि हम कम से कम जो भी नकदी करेंगे तो करेंगे, लेकिन कम से कम 1 बीघा में क्या करना है, गेहूं की खेती करना है, जो हमको साल भर गेहूं खरीदना ना पड़े। कम से कम 6 कट्ठा में कम से कम आलू की खेती कर लेंगे, जो साल भर हम सब्जी खाते रहेंगे, हमको खरीदना ना पड़े। क्या होता है कि नहीं, किसान भाइयों का ऐसा सोच होता है, 2 कट्ठा में कम से कम सरसों कर लेते हैं तोड़ी, तो उसे तेलाते रहेगा साल भर, अपना पिरा पिरा के खाते रहेंगे। ये मूल उद्देश्य होता है उनका, इसी को कहते हैं हम लोग निर्वाह कृषि। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते हैं आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और हमको नहीं लगता है कि इससे कोई बेटर आपको समझने के लिए कोई वीडियो चाहिए। ठीक है, तो अगर आप हमारी वीडियो देखे हैं तो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, यानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ अपने प्यारे हाथों से ना हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप 5 लोगों, मात्र 5 लोगों को आप हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए, अगर हमारी वीडियो आपको इंप्रेशन लगती हो तो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कल के लिए विदा लेते हैं।